नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक। और चैप्टर नंबर 7 जो हमारा टॉपिक है या चैप्टर है वो आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। और उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है यानी गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है और उस चुंबकीय बल का मान हमने डिटरमाइन किया अलग अलग स्थितियों पर। हमने ये देखा कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा बराबर 0 डिग्री से प्रवेश करता है तब उस पर चुंबकीय बल का मान 0 रहता है। और हमने ये भी देखा कि जब वह थीटा बराबर 180 डिग्री से प्रवेश करता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के सामने प्रवेश करता है, इधर से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये आवेशित कण है v वेग से, अगर इसका वेग चुंबकीय क्षेत्र के सामने हो तब भी इस पर चुंबकीय क्षेत्र का यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान 0 होगा। फिर हमने ये भी देखा कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अगर इधर इस दिशा में ऐसे लग रहा है, मैंने फील्ड लाइंस को रूप में इसको रिप्रेजेंट किया है, और जैसे ही अगर जो कोई लंबवत अगर प्रवेश करे v वेग से आवेशित कण, तो ये जैसे इसमें प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही ये वर्ताकार घूम जाएगा। कैसे घूमेगा? वर्ताकार। हमें ये पता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल होता है QV क्रॉस B। आपको ये पता रहना चाहिए कि जो बल है वो V और B दोनों के तल के लंबवत लगेगा। इसका मतलब अगर x एक्सिस में चुंबकीय क्षेत्र B है, y अक्ष से अगर v वेग है तो z अक्ष में हमारे पास बल का मान आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा उसके वेग के लंबवत दिशा में बल लगता है, अर्थात जब ये वर्ताकार गति करता है तो वेग की दिशा हमेशा इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में, तो उसके लंबवत लगेगा बल का मान। इस आधार पर ही ये एक वर्ताकार पथ में गति करने लगता है। और वर्ताकार पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय जो बल है mv²/r, ये इस QVB से ही मिलता है इसको। और इसके आधार पर हमने इसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या का भी मान निकाला था, आवर्तकाल का भी मान निकाला था, और इसी आधार पर हमने इसकी आवर्ती म्यू या ओमेगा का भी मान निकाला था। ये 4 कंपोनेंट्स के मान पिछले वीडियो में हमने देखा। आज अपन देखते हैं कि आवेशित कण की गति जब यह थीटा इज लेस देन 0 लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन तो है 0 डिग्री और लेस देन है 90 डिग्री से गति करे। अगर इस कंडीशन में गति करे आवेशित कण तो उस पर बल किस प्रकार लगेगा, हम ये आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक में अपन देखते हैं कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा का मान है 0 से 90 डिग्री कोण बनाते हुए अंदर प्रवेश करता है तो किस प्रकार का या कितना बल लगता है और उसका पथ कैसा होता है। हम देखते हैं कि जब कोई आवेशित कण थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री से प्रवेश करता है तो इसके वेग के 2 घटक हो जाएंगे, 2 घटक होंगे। एक तो होगा जो चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल रहेगा, v पैरेलल, जो कि आ गया v cos थीटा। यह घटक चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में लगेगा। यह घटक तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में लगेगा, यानी कि ये मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर y दिशा में मान लो,
और इसमें कोई थीटा कोण बनाते आवेशित कण पहुंचता है तो ये इस प्रकार की गति करने लगता है। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, स्पाइरल मोशन, एक प्रकार से स्प्रिंग नुमा गति है ये। यानी कि बी का मान वाई डायरेक्शन में, कोण थीटा बनाते हुए, तो हमारे पास इस प्रकार का मान आ जाएगा। ये बी, एक तो इसकी दिशा में आ जाएगा v पैरेलल, जो आएगा v cos थीटा, एक आएगा v परपेंडिकुलर जिसका मान होगा v sin थीटा। ये v का मान है, वेग v का, थीटा कोण बनाते हुए। तो वेग v के आधार पर हम देखें कि इसके दो घटक हैं, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। तो v समांतर, ये जो पैरेलल लग रहा है ना, ये तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ये डायग्राम भी अपने को पता चल रहा है। परपेंडिकुलर है, ये इसको वर्ताकार पथ में घुमाने का प्रयास करेगा। तब हम कहेंगे दूसरा घटक v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा, v साइन थीटा। यह चुंबकीय क्षेत्र में गति के लंबवत या ऊर्ध्वाधर दिशा में लगेगा, जो इसे, यानी इसे का मतलब आवेशित कण को, जो आवेशित कण को वर्ताकार पथ में गति कराएगा या कराने का प्रयास करेगा, एक ही बात। अतः कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वर्ताकार गति करता हुआ आगे बढ़ेगा, वर्ताकार गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। अतः कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वर्ताकार गति करता हुआ आगे बढ़ेगा, अर्थात कुंडलिना या कुंडलिनी गति करेगा, इस प्रकार की। जिसका दूसरा नाम एक है हेलिकल पथ, साइंटिस्ट दिया था हेलिकल, कुंडलिनी गति करेगा। नीचे लिख देंगे, इस गति में वर्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर सूत्र होता है mv/qb। क्या होता है? v कौन सा लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन qb। अरे याद करो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास सूत्र था mv²/r, जो था qvb के बराबर। v से एक v कैंसिल था, इसका मतलब r बराबर हमारे पास सूत्र आया था mv/qb। हम ये कह रहे हैं कि ये स्पेरिकल वर्ताकार जो पथ आएगा ना, वो तो इस घटक के कारण आएगा। इसका मतलब यहाँ मैं वेलोसिटी का मान v परपेंडिकुलर लिखूं। ये गाथा आगे पहले से हमने गा रखी है पहले वीडियो में, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख सकते हो आप। तो r का मान mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। इसको अगर एक्सटेंड और करें तो ये आ जाएगा mv साइन थीटा अपॉन qb। एक बात, ये उस कुंडलिनी पथ की वर्ताकार त्रिज्या का मान है। फिर अगर अपन लिखें कि एक्स एक्सिस में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कहो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसके द्वारा दूरी कितनी तय की जाती है?
तो आवर्तकाल चाहिए अपन लोगों को, पहले आवर्तकाल चाहिए। इसका मतलब दूरी ज्ञात करने के लिए वेग इंटू आवर्तकाल करेंगे। वेग तो हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लग रहा है v परपेंडिकुलर, ये पैरेलल वाला v पैरेलल समांतर क्रम वाला। लेकिन उसको जैसे ही मैं टाइम पीरियड t से मल्टीप्लाई करूं इस वेग को, तो इस y का मान आ जाएगा, यानी दो कुंडलिनी पथों के बीच का गैप आ जाएगा, जिसको चूड़ी अंतराल भी कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है? चूड़ी अंतराल। तो देखते हैं कितना मान आता है इसका। आवर्तकाल के लिए अपने पास सीधा सीधा सूत्र है कि आवर्तकाल t बराबर एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, बटा वेग, तय की गई दूरी 2 पाई r बटा वेग हो गया v परपेंडिकुलर, क्योंकि वर्ताकार पथ के लिए तो वेग v परपेंडिकुलर है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r का जो मान हमें अभी लिखा है वो था mv साइन थीटा बटा v परपेंडिकुलर बटा QB भी था इधर, ये r का मान था। v परपेंडिकुलर का मतलब हो गया v साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये v साइन थीटा इस v परपेंडिकुलर से सीधा ही काट दो, या यहां पूरा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ v परपेंडिकुलर लिखा है, इसका मान यहाँ रख दो, कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई m बटा QB, ये आ गया आवर्तकाल। अब कहेंगे अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी, जिसको y कहेंगे, y पर पैरेलल, दैट इज बिकम y पैरेलल इंटू t। y का मान, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में लग रहा था, v पैरेलल का मान v cos थीटा, t का मान है हमारे पास 2 पाई m बटा QB, दैट इज बिकम y परपेंडिकुलर पैरेलल इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाय QB। तो हमारे पास वैल्यू आ गई y दिशा में तय की गई दूरी की। यह दो वर्ताकार पथों के मध्य की दूरी है, पथों के मध्य की दूरी है। इसका मतलब एक आवर्तकाल ये बना, दूसरा आवर्तकाल ये बना, इन दोनों के बीच की ये दूरी, ये y पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी का भी मान हमने निकाल लिया। दूरी है जिसे दूसरा एक शब्द और कह देते हैं, जिसे चूड़ी अंतराल भी कहते हैं, चूड़ी अंतराल, पिच गैप, पिच गैप। एक प्रकार से एक चूड़ी बन गई है एक, फिर ये दूसरी चूड़ी, इन दोनों के बीच का गैप। अगला टॉपिक अपन देखते हैं, धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल कितना लगता है। धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल, तो अपना अब का जो टॉपिक हो गया वो हो गया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। याद रखें इस बात को। अब हम धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, हो सकता है बाहर वो किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न हो सकता है किसी अन्य तार द्वारा वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। अगर आप धारावाही चालक तार रखोगे तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, क्योंकि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है आवेश वाहकों के कारण और उसकी गति के कारण। जब आवेश वाहक गति करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। जैसा कि हमने अभी ज्ञात किया था कि आवेशित कण पर चुंबकीय बल है वो QVB साइन थीटा लगता है। लेकिन अगर चालक तार में आवेशित कण गति करेंगे तो वो तार वाले आवेश वाहकों पर बल लगेगा। कितना लगेगा हम डिटरमाइन करते हैं, तो हम कह देते हैं जब किसी धारावाही चालक
तार को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो इसमें उपस्थित मुक्त आवेश का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेशों पर या मुक्त आवेशों की गति के कारण, तो इसमें उपस्थित मुक्त आवेशों की गति के कारण इस चालक पर चुंबकीय बल लगेगा। माना ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा L लंबाई वाले चालक तार को थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है। ये भी बात सही है। यदि चालक तार में आवेश वाहकों या आवेश घनत्व कह सकते हो, आवेश घनत्व का मतलब प्रति एकांक आयतन में यदि चालक तार में आवेश घनत्व स्मॉल n हो, ये आवेश घनत्व है, ध्यान रखें, तो चालक तार में आवेश का मान Q बराबर हो जाएगा आवेश घनत्व जिसको हम n कहते हैं इनटू आयतन तार का और इनटू E, क्योंकि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E होता है। तो Q का मान आ जाएगा, आवेश घनत्व है n, आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल इनटू लंबाई। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मैंने A कह दिया, लंबाई L कह दी, तो आयतन का मान आ गया AL इनटू E। तो इसका मतलब मेरे पास Q का मान आ गया, NaLe, दैट इज Q। नंबर 1 इक्वेशन। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है फोर्स का सूत्र होता है QVB और साइन थीटा कोण बनाते हो इसलिए, तो हम कह देंगे अतः चालक तार पर चुंबकीय बल F बराबर आ जाएगा QVB साइन थीटा। एक बात ये हो गई। हम इसको फिर एक्सटेंड करते हैं, F बराबर Q का मान रखते हैं जो है NaLe और V का मान होता है लेंथ अपॉन टाइम इनटू B साइन थीटा। याद करो, इस टाइम को इधर ले आओ तो NaLe बट्टा टाउ इंटू LB साइन थीटा। अगर ये Q भी रखते यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि Q बट्टा T भी करंट हो जाता। ये Q का मान अगर नहीं भी रखते तो भी चलता, लेकिन कभी पूछ ले तब दिक्कत आ जाती है। इसका मैं रखूँ तो ये एक प्रकार से धारा का मान बन गया I का,
ILB साइन थीटा। मेन सूत्र ये बन गया। कह दो सर ये कैसे है? अरे भाई धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, और आवेश का मान मेरे पास Q था, Q का मान जो भी है वो मैंने निकाल रखा है NaLe। तो ये आप इसको अच्छे से लिख लो। दैट्स ऑल। तो ये लगेगा किसी धारावाही चालक तार पर बल, अर्थात अगर सदिश रूप में इसको लिखना चाहो तो ये आ जाएगा I तो कांस्टेंट रहता है L क्रॉस B आ जाएगा, यानी धारावाही चालक तार की लंबाई जितने डिग्री से कोण बनाएगी उसका साइन थीटा लेना है हमें, क्योंकि लंबाई ही तो धारावाही आवेश वाहकों को गति कराने का पथ देती है। तो ये मेरे पास आ गया बल का मान। छोटा सा एक डायग्राम और बना दो साथ में इसके, ताकि दिमाग में रहे कि किस प्रकार फोर्स लग रहा है। देखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा मान लो अंदर की ओर है तल के। ये आवेशित जो धारावाहक या धारावाही चालक तार है, इसकी लंबाई जो है वो L है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है A है, आवेश वाहकों की जो संख्या है वो प्रति एकांक आयतन में N है। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो L लंबाई जो है, ये L लंबाई चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाए हुए हैं, L लंबाई। ये बात यहां लिख भी सकते हो। वैसे इसके टर्मिनल पर हम लोग पोटेंशियल लगाते हैं तभी करंट फ्लो होता है। आगे का अपन टॉपिक देखते हैं, वो कितना है। इसमें अगर आप सिचुएशन लिखना चाहो विशेष स्थिति में तो थीटा की मान अलग अलग कर सकते हो, यानी कि धारावाही चालक अगर लंबवत होता है तभी उस पर बल लगता है, या फिर कोई थीटा कोण बनाए तभी। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दोगे तो उस पर किसी प्रकार का चुंबकीय बल नहीं लगेगा, या फिर उस पर अधिकतम बल के लिए हमें चाहिए जब चालक तार को B की दिशा में रख दिया जाए, B की दिशा में रख दिया जाए, चूंकि B की दिशा में रख दिया जाए तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। इसका मतलब साइन 0 का मान तो 0, अर्थात F का मान भी 0 आ गया। F का मान 0 कैसे आ जाएगा? ILB साइन थीटा होता है, थीटा का मान तो 0 है, अर्थात B की दिशा में कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। B की दिशा में कोई बल नहीं लगेगा। कब? जब थीटा बराबर 0 हो। ये 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर अगर लिखें जब थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी इसको लंबवत कर दे, घुमा दें इसके लंबवत, तब F का मान मैक्सिमम लगेगा, जो लगेगा ILB मैक्सिमम, अर्थात धारावाही चालक तार जब B के लंबवत रखा हो, लंबवत रखा हो तो इस पर अधिकतम चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दें तो बल कितना लगेगा? 0 लगेगा।
अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप इस चालक तार को रख दो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है अंदर की तरफ, और मैं चालक छड़ को ऐसे रख दूं, तो इस पर किसी प्रकार का चुंबकीय बल नहीं लगेगा। आगे का टॉपिक देखो, दो धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल। अगर आप दो धारावाही चालक तार पास पास रख दो तो उनके मध्य कितना बल लगेगा। दो धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल, यह समझने वाली बात है। दो धारावाही चालक तार अगर आप लेते हो तो उनके मध्य बल किस प्रकार लगता है। एक बात तो ये कि जब दो धारावाही चालक तार परस्पर समांतर रखे हो तो उनके मध्य परस्पर बल लगता है, मध्य परस्पर चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल लगता है। एक बात तो ये कैसे भाई, जब दोनों तारों में, लाइन डिनोट करना भाई, देखना मैं जो लाइन लिख रहा हूं, जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो तो इनके मध्य आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा। कैसा आकर्षण, देखो जैसे ये तार है अनंत लंबाई के दोनों, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, इसमें भी इधर जा रहा है। सिंपल सी बात समझो, हमारे दैनिक जीवन वाली बात। मैं कह दूं इन दोनों के बीच किस प्रकार का बल लगेगा, तो मैं ये मानता हूं कि इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इधर उत्पन्न होगा इस बिंदु पर, वो अंदर की ओर होगा। आप इस चालक तार को यूं समझो और अंगूठे से पकड़ के देखो, अंगूठे की दिशा ये, तो धारा की दिशा अंगुलियों की तरफ, मुड़ी हुई अंगुलियां प्रदेश। इसका मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण तो आएगा अंदर की ओर, तो इस तार के कारण कैसा आएगा, बाहर की ओर। ये चुंबक बल रेखा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी कि फिंगर्स बाहर निकल रही है यहां से, इसका मतलब यहां तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेगी और इस तार के कारण अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की ओर जाती है। इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरह बिहेव करेगी, और बाहर की ओर जब बल रेखाएं निकलती है तो उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव करेगी। यानी एक बिंदु पर एक तार के कारण तो बल रेखाएं अंदर जा रही है, दूसरे कारण बाहर आ रही है, तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि एक उत्तरी ध्रुव का निर्माण कर रहा है, एक दक्षिणी ध्रुव का, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच आकर्षण बल लगता है। कंसेप्ट सही है। अगर मैं या दूसरा ये कह दूं, धारा नीचे की तरफ बहती है, दोनों समांतर दिशा में, तब ये वाला तार जो उत्तरी ध्रुव बना रहा था, अब इसमें दिशा दक्षिणी ध्रुव की ओर आ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी बल रेखाएं। आप इस तार को नीचे करो और ऐसे पकड़ के देखो, अंगुली, अंगूठे की दिशा नीचे की तरफ, तो अंगुली अंदर जा रही है। इसका मतलब यहां तो दक्षिणी ध्रुव का निर्माण हो रहा है और यहां हो रहा है उत्तरी ध्रुव का, उल्टा हो गया। दोनों ही बात सही है। दूसरी बात और देखो, जब दोनों तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो इनके मध्य
इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखो भाई, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा लगेगा? देखो, ये जैसे तार है, इसमें धारा मान लो ऊपर की तरफ जा रही है, ये अनंत लंबाई का चालक तार है। ये दूसरा तार, इसमें धारा नीचे की तरफ आ रही है। आप चेक कर सकते हो, ये इस बिंदु पर, मान लो ये बिंदु है, इस तार के कारण, जो प्रथम तार है, ये दूसरा तार मान लो, तो प्रथम तार के कारण यहाँ पर बल रेखा अंदर की तरफ जाएगी इस तार के कारण। तो इस तार के कारण भी कैसे आएगी भाई? अंदर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि इसमें दिशा अब नीचे हो गई है। नीचे होते ही आप ट्विस्टेड फिंगर, अपने राइट हैंड की मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। अगर सीधे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करें तब, यानी धारा की दिशा अंगूठे से है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र से। इसका मतलब इस तार से भी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर। इसका मतलब दोनों ही एस एस ध्रुव बना रहे हैं, तो दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यहां कौन सा लगेगा भाई? आकर्षण बल। इधर भी कौन सा लगेगा? आकर्षण बल। और देखें, अगर इस तार में नीचे की तरफ आए और इस तार में धारा ऊपर की तरफ जाए, तो इस तार के कारण भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी उत्तरी ध्रुव बनेगा और इसके कारण भी उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का मतलब बल रेखाएं बाहर की ओर आएगी। कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वायर से नहीं बन रहा, लेकिन तार के एक साइड में बल रेखाएं अंदर की तरफ होगी, दूसरी साइड में बाहर की ओर होगी। ये हमने पीछे नियम पढ़ चुके हैं। यहां भी कौन सा फोर्स लगेगा भाई? रिपल्सन फोर्स ही लगेगा। रिपल्सन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये दो बातें हमें पता चल जानी चाहिए। अब ये लगता क्यों है इनके मध्य बल? क्योंकि ये जो चालक तार है ना, ये जो चालक तार है, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा है, और इधर वाला चालक तार इस दूसरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। इसका मतलब इनके आपस में भी चुंबकीय क्षेत्रों का इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा और इस वाले के कारण इस पर लगेगा। दोनों की सिंपल सी बात। आकर्षण प्रतिकर्षण का मैंने बता दिया कि क्या प्रोसेस है और क्यों लगते हैं, अभी हमने देखा है इस प्रकार। तो अब ये बल लगेगा कितना, हम डिटर्मिनेशन इसका करते हैं। तो इसका थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर आगे करते हैं कुछ। तो अपन देखते हैं कि बल किस प्रकार लगता है। हम कह देते हैं माना दो धारावाही अनंत लंबाई के चालक तार परस्पर डी दूरी पर रखे हैं, डी दूरी पर रखे हैं, जिनमें धाराएं क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित हो रही है। हम किसी एक प्रकार का निकाल, आकर्षण बल वाला मान निकाल लेते हैं, प्रवाहित हो रही है। तो चित्रानुसार अब ये याद रखना, जितना आकर्षण बल लगता है किसी प्रकार से, उतना ही प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर आप दो अनंत लंबाई के चालक तार बना दो, एक में ये और दूसरा, इसमें भी समान दिशा में आकर्षण बल वाला ही ले लेते हैं। अगर विपरीत दिशा में आएगा तो प्रतिकर्षण लग जाएगा, मान उतना ही आएगा परिमाण में। परस्पर इनके मध्य जो दूरी है वो d है। आप इनको किसी सर्किट से जोड़ भी सकते हो, ऐसी बात नहीं। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये तार अंदर की तरफ आ जाएंगे। थे यहां पर, आकर्षण बल है तो बाहर की तरफ खींचा, चलो ठीक है, इधर आकर्षण बल लगेगा तो बाहर की तरफ ये दोनों तार खिंचाने लग जाएंगे ऐसे। वायर की पहली पोजीशन ये थी, इनको मैंने बैटरियों से जोड़ दिया, प्लस माइनस। इधर बीच में बैटरी से इसको जोड़ दिया, प्लस माइनस। ये धारा की दिशा,
पहले वास्तविक कहाँ पर थे, इनकी पोजीशन यहाँ थी और आकर्षण बल लगने से ये वायर यहाँ चले गए। ठीक है, मैंने इन दोनों को यहाँ पर भी बता दिया है। दोनों तारों के बीच की जो गैप है ना वो है d। सिंपल सी बात, दोनों ही चित्र बना सकते हो वरना किसी एक चित्र से ही उत्तर आ जाएगा। हम कहेंगे प्रथम तार के कारण द्वितीय तार पर बल लगता है, वहीं द्वितीय तार, ये 1 नंबर बता देना, ये 2 नंबर बता देना, द्वितीय तार द्वारा प्रथम तार पर बल लगता है या लगेगा। क्योंकि समान दिशा में इसलिए आकर्षण बल लगेगा। ये मेरे को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, चित्र में पता चल रहा है इस बात का। हम कह देंगे प्रथम तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पहले तो ये निकालो क्योंकि दूसरा तार है, इस पहले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें रहेगा, और ये पहला तार इस दूसरे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें रहेगा। तो हमने ये बात सीख ली है कि पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1, चूंकि ये दोनों अनंत लंबाई के हैं और d दूरी पर ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है हमारे पास μ0I बट्टा 4 पाई d इंटू साइन φ1 बट्टा φ2। पूरा सूत्र एक बार लिख रहा हूं मैं। हालांकि वैसे हमने ये सीख रखा है कि वायर अगर इनफाइनाइट हो तो φ1 और φ2 दोनों के मान 90 डिग्री होने से साइन φ1 का मान भी 1 और ये बदल जाएगा, सीधा ही लिख देता हूं मैं, μ0I अपॉन 2 पाई d में बदल जाएगा, क्योंकि वायर अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई होने से φ1 और φ2 के मान 90, साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1, 1 और 1 2, 2 से 4 कट गया, 2 पाई d बच गया। इसी प्रकार अब I की जगह मान कितना है इसमें, पहले तार में I1, दूसरे तार में I2। जैसे इस तार में कितना करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें कितना हो रहा है I2, तो यहाँ I1 कह दूंगा। अब लिख दूंगा इसी प्रकार द्वितीय तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो ये भी डायरेक्ट लिख देता हूं, B2 बराबर μ0, करंट का मान I2 है इसलिए μ0I2 बटा 2 पाई d आ जाएगा। ये पहले तार के कारण, ये दूसरे तार के कारण। अब कह देंगे अतः प्रथम तार के लंबाई अल्पांश, क्योंकि लंबाई अनंत है इसलिए मैं लंबाई अल्पांश ले लेता हूं, लंबाई अल्पांश dl पर लगने वाला बल किसके कारण लगेगा भाई, दूसरे तार के कारण, क्योंकि दूसरे कारण लगेगा। तो लगने वाला बल पहले तार पर F1 और जो 2 के कारण लग रहा है, क्योंकि लंबाई मैंने dl ले ली इसलिए बल का मान भी df, तो df12 बल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। लंबाई कम है इसलिए बल का मान भी df लिख दिया। df12 बराबर सूत्र का मान होता है ILB, L की जगह क्या आ जाएगा dl, और B की जगह कौन सा, पहले तार पे लग रहा है दूसरे कारण, तो B2 आ जाएगा, और पहले तार में करंट कितना जा रहा है I1। सूत्र होता है ILB साइन थीटा, और चूंकि लंबाई ये और उसके साथ इस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो एंगल तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। सूत्र होता है F बराबर ILB साइन थीटा, थीटा की जगह 90, तो सूत्र कितना बच गया, केवल ILB बच गया। L की जगह मैं कह रहा हूं DL लंबाई है, करंट I की जगह मेरे पास I1 है, क्योंकि पहले तार पे हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको मैं अच्छे से लिख दूं थोड़ा, ये देखो कैसे आएगा मान, बल df12 बराबर
म्यू 0 I1 B2, ओए क्या लिखा है बेटे, I1 DL B2, दैट्स ऑल। अब B2 का मान रख दो, B2 का मान ये पड़ा, तो फाइनल आंसर आ गया DF12 बराबर I1, ये पूरा मान कितना आ गया, म्यू 0 I2, ये पूरा लिख रहा हूं मैं, 2 पाई D इंटू DL बच गया, ये DL, ये मान आ गया है मेरे पास, ये मान मेरे पास मान आ गया है नंबर 1 इक्वेशन। पहले तार पे दूसरे तार के कारण लगने वाला बल है। ऐसे ही अब मैं निकाल लूंगा दूसरे तार पर पहले तार के कारण लगने वाला बल। तो देखो दूसरे तार पर पहले तार के कारण लगने वाला बल, ये भी इतना ही आने वाला है, ये भी इतना ही आने वाला है। दूसरे तार पर प्रथम तार के कारण लगने वाला बल, तो यह आ जाएगा DF21, जो आ जाएगा I2 DL, लंबाई L पास मैंने DL ही लिया दूसरे का भी, चुंबकीय क्षेत्र पहले तार वाला आ जाएगा, दैट इज बिकम DF21 इज इक्वल टू I2 पड़ा है, DL पड़ा है, B1 का मान होता है म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई D। इट मीन्स DF21 इज इक्वल टू आ गया म्यू 0 I1 I2 DL बट्टा 2 पाई D। दिस इज DF21। देखो ढंग से 1 और 2 दोनों एक जैसे ही है, अतः प्रत्येक तार पर परस्पर बराबर बल लगता है। अतः इन तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा DF, चाहे 12 बट्टा DL कह दो और चाहे DF21 बट्टा DL कह दो। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, DL को इधर भाग दे दो, तो ये आ जाएगा म्यू 0 I1 I2 बट्टा 2 पाई D। कई किताब वाले इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि DF बट्टा DL इज इक्वल टू 2 म्यू 0 I1 I2 बट्टा 4 पाई D। 4 पाई D का मान फिक्स होता है 10 की पावर -7, इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये था दो तारों के मध्य लगने वाला बल और उसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। यूनिट लेंथ पर भी हमने निकाल लिया और अलग अलग भी निकाल लिया। अगला अपना टॉपिक रहेगा अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। वो किस प्रकार रहेगी कि यदि I1 I2 दोनों का मान 1 एम्पियर हो, दोनों तारों के मध्य भी दूरी 1 मीटर हो, तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। देखो अगर I1 और I2, इफ I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो और D का मान 1 मीटर हो, तो DF अपॉन DL यानी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल केवल इतना ही बचेगा, इतना ही। ये मान होता है 10 की पावर -7, तो इसका मान आ जाएगा 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर। यानी अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या बन जाएगी, लिख सकते हो आप लोग कि जब दो धारावाही चालक तारों के मध्य
जब दो धारावाही चालक तारों के मध्य दूरी 1 मीटर हो, दूरी 1 मीटर हो और उनके मध्य लगने वाला बल इतना न्यूटन प्रति मीटर हो, उन तारों की प्रति एकांक लंबाई के मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तो उन तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। यही अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है 1 एम्पियर की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। सभी का धन्यवाद।